आज की कहानी है सपनों की उड़ान। ईशिता अपने लैपटॉप में जगह जगह कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन देने में व्यस्त थी। तभी उसके पापा भानु प्रताप ने आकर पूछा, मम्मी आज देर से आएंगी क्या? तुम्हें कुछ बताया था क्या? हाँ, मैं आपको बताना भूल गई। आज उन्हें कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, इसीलिए देर से आएंगी। फोन साइलेंट में होगा। ईशिता ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, खाना गरम कर देती हूँ, आप और मैं लंच कर लेते हैं। पापा, आपके कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू नहीं हुई। अगले महीने तो फाइनल एग्जाम है। इशिता ने पापा को खाना परोसते हुए पूछा। मुझे नहीं लेनी है, मैं अपना कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँ। तुम्हारी मम्मी की तो हर साल एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाती हैं। पापा, हर साल आपसे ज़्यादा छुट्टियाँ मम्मी की हो जाती हैं। घर परिवार रिश्तेदारी भी तो उन्हें ही निभानी पड़ती है। आप तो उस समय छुट्टी लेने से मना कर देते हैं। अपनी मम्मी की ही तरफदारी करना। अब देखो मम्मी देर से आएंगी तो अब घर को मैं ही व्यवस्थित करूँगा। तो आप ही को काम वाली का काम पसंद नहीं आता है। सारी गलती मेरी है बस। एक तेरा भाई है, उसे देख कितना होशियार रहा है बचपन से। एक दिन आईएएस ज़रूर बनेगा। एक तुम हो, एमबीए करके क्या हासिल हुआ? मैंने कहा था पीएचडी ज्वाइन कर लो, अभी तक कॉलेज से अटैच भी कर देता। जब आप भाई को उसकी मर्जी से तैयारी करने का समय दे रहे हैं तो मुझे क्यों हर वक्त सुनाते रहते हैं कि यह क्यों नहीं किया, वह क्यों नहीं किया? वह आईएएस कब बनेगा पता नहीं, मगर मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। कह इशिता भुनभुनाकर अपनी प्लेट सिंक में पटक आई। आज फिर इशिता का मूड खराब हो गया था। एक तो नौकरी ना मिल पाने की टेंशन, ऊपर से पापा के ताने। बेटा बहुत प्यारा है, वह कुछ भी करे पूरी छूट है, मगर उसे अपनी जिंदगी का छोटा सा फैसला लेने का भी हक नहीं। भला हो मम्मी का, उनकी सपोर्ट से ही वह एमबीए कर पाई। पापा तो पीएचडी की रट लगाकर बैठे थे। इशिता ने अपना मूड ठीक करने के लिए अपने ताऊजी की बेटी को फोन मिलाया। हेलो दी, क्या हाल है? इशिता ने पूछा। लगता है आज फिर पापा से बहस हुई है। शांभवी ने हंसकर पूछा। हाँ दी, आप तो पापा और ताऊजी का नेचर जानती ही हैं। हर समय बेटों की तारीफ करना और बेटियों को नीचा दिखाना। सच कहा, तुझे क्या बताऊं, आजकल मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कितना समझाया है पापा को कि मेरा बीएड पूरा हो जाने दो। उफ, अब क्या करोगी दीदी? क्या कर सकती हूँ, अभी तो कुंडली मिलान ही चल रहा है। देख, इसके आगे के स्टेप तक पहुँचने में ही 6 महीने या साल बीत जाएगा। तब की तब देखी जाएगी। अभी 1 साल बाकी है बीएड का। बस जो भी हो उसके बाद ही हो। कहीं किसी से कुंडली तुरंत मिल गई तो क्या करोगी? इशिता ने पूछा। शुभ शुभ बोल, क्यों मेरे गले में खूंटा बांधना चाहती है? शांभवी ने कहा। चलो अच्छा है, अभी मेरे पापा के दिमाग में मेरी शादी करने का फतूर नहीं चढ़ा है। शायद तुम्हारी शादी तय होने का ही इंतजार है, फिर मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे। इशिता ने घबराकर कहा। इशिता, कितनी देर से फोन पर हो? एक गिलास पानी लाना। रितिका ने अपनी बेटी को आवाज दी। ओके बाय दी, मम्मी घर आ गई, फिर बात करूंगी। उस दिन इशिता सुबह से अपने लैपटॉप में 5 अलग अलग कंपनियों के इंटरव्यू कॉल में बिजी थी कि उसके पापा ने आकर कुछ कहना चाहा तो उसने उन्हें इशारे से कमरे से बाहर जाने को कहा। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर आई और पापा से पूछने लगी। हाँ, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी शांभवी दीदी की एक जगह कुंडली मिल गई है। कल वे लोग हरदोई जा रहे हैं, शायद बात पक्की हो जाए। क्या? कुंडली मिल गई? इशिता चीख पड़ी। इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? कुंडली तो 3 4 जगह और भी मिल गई थी, मगर लेन देन को लेकर बात आगे नहीं बढ़ी। इन लोगों को पढ़ी लिखी बहू चाहिए। शांभवी की बीएड शादी के बाद वे पूरी करवा देंगे। शादी के खर्च को लेकर भी सहमति बन गई है। तुम अपने और मम्मी के कपड़े बैग में रख लो। मम्मी के कॉलेज से आते ही हम लोग हरदोई चल पड़ेंगे। हम लोगों का क्या काम? अरे, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम्हारी ताई अकेले मेहमान नवाजी कैसे कर पाएंगी? हमें साथ बैठकर सगाई और शादी की जगह और तारीख तय करनी होगी। बहुत से काम होंगे। भाई साहब अकेले घबरा रहे हैं। लखनऊ से हरदोई है ही कितनी दूर? परसों संडे को लौट आएंगे। इशिता सोचने लगी कि इधर वह लगातार विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार में व्यस्त हो गई थी, तो शाम भवी से बात भी नहीं हो पाई।
उसने बैग लगाने से पहले शांभवी से फोन पर बात करना उचित समझा। हेलो दी, क्या हाल चाल है? पता तो चल ही गया होगा, कल विजय का परिवार आ रहा है। इधर 2 महीनों से मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। ऐसे ऐसे रिश्ते आए कि मन कर रहा था घर से भाग जाऊं, पर जाती कहाँ। काश आत्मनिर्भर होती तो घर वालों से विद्रोह भी कर सकती थी। शांभवी ने अपना दुखड़ा रोया। पापा तो विजय के परिवार की तारीफ कर रहे हैं कि खुले विचारों के लोग हैं। बहू को आगे पढ़ाने को भी तैयार है। होप सो। कुछ घंटों बाद मुलाकात करते हैं। बाय। कहकर इशिता फोन रख बैग तैयार करने लगी। शांभवी के पिता का हरदोई रेलवेगंज के मकान में पहले फ्लोर में किराने का थोक व्यापार है। दूसरे फ्लोर में निवास स्थल है। हरदोई से लगे माधोगंज में पुश्तैनी जमीन जायदाद है, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है। दोनों भाइयों के बीच भी प्रेम संबंध बना हुआ है। शांभवी और इशिता दोनों के बड़े भाई दिल्ली में एक फ्लैट लेकर कोचिंग कर रहे हैं। एक का लक्ष्य आईएएस बनना है तो दूसरे का आईपीएस। हरदोई पहुंचकर इशिता शांभवी के कमरे में अपना बैग पटककर बेड में पसर गई। शांभवी ने पूछा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम भी पियोगी? नहीं दी, मैं अब डिनर ही करूंगी। डाइनिंग टेबल पर इशिता और शांभवी को ढेर सारी हिदायतें दी गई कि मेहमानों के सामने जोर से ना हंसना, सिर और आंखें नीची रखना, बात धीमे स्वर में करना आदि। दोनों मन ही मन कुढ़कर रह गईं। सुबह से ही पूरे घर में जैसे भूचाल सा आ गया था। लड़के वाले फरूखाबाद से हरदोई लंच टाइम तक आने वाले थे। दोनों गृहिणियां भोजन के इंतजाम में व्यस्त हो गईं। शांभवी और इशिता कमरे में कपड़ों के ढेर के सामने खड़े हो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी में व्यस्त हो गईं। यह ड्रेस कैसी है दी? इशिता ने लॉन्ग स्कर्ट और सफेद टॉप पहन इटलाते हुए पूछा। कुछ भी पहन ले, वैसे भी तुझे सबके सामने आने की मनाही है। शांभवी ने मुंह बिचकाकर चिढ़ाया। अरे, तुम्हारे विजय के लिए तैयार नहीं हो रही हूँ, अपने लिए तैयार हो रही हूँ। कहकर उसने कपड़ों के ढेर से कपड़े निकालकर सहेजने शुरू कर दिए। मेरा विजय, अभी हमारा रिश्ता तय नहीं हुआ है, शांभवी ने कहा। तेरे बॉयफ्रेंड को पता है यह रिश्ता? इशिता ने पूछा। कॉलेज फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। वह जॉब करने चंडीगढ़ चला गया है। अब ज्यादा बात नहीं होती, शांभवी ने लापरवाही से कहा। तब ठीक है, मुझे लगा कि तू उसे धोखा दे रही है। इशिता ठंडी सांस भरकर बोली। तू सुना, अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड, शादी, इन सब में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सारा ध्यान अच्छी नौकरी ढूंढने में लगा है। सच कहूँ तो पापा का तानाशाही रवैया देखकर मेरा तो शादी करने का मन ही नहीं करता है। मम्मी इतनी मेहनत कर कमाती हैं, पर पापा एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। सारी शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ पापा की मर्जी से ही होता है। तभी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाकर रितिका ने कहा, ये साड़ी शांभवी को पहना दो, विजय की दादी भी साथ आ रही हैं। इशिता ने दरवाजा खोलकर पूछा, साड़ी? हाँ, बिचौलिए से पता चला है कि उसकी दादी भी गाड़ी में सवार हो गई हैं। लगता है रिश्ता पक्का करने ही आ रहे हैं। शांभवी सिर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ दी? मैंने सोचा था दिखने दिखाने और रिश्ता पक्का होने के बीच कुछ समय मिल जाएगा, जिससे विजय से खुलकर बातचीत भी हो जाएगी। मगर सब इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शादी तो करना चाहती हो ना? हाँ, विजय दिल्ली में जॉब करता है, अच्छा कमाता है। अब पहली बार इस शहर के से बाहर निकलने को मिलेगा। बेटों को तो बाहर पढ़ने भेज दिया, मगर हमें जाने को नहीं मिला। सोचती हूँ शादी के बाद इस रोक टोक से आज़ाद हो जाऊंगी, अपनी मर्जी का पहनूंगी और घूमूंगी। तो फटाफट तैयार हो जा, साड़ी का पल्लू सिर पर रख ले और सब पर इम्प्रेशन जमा देना। मुझे तो सामने आने को मना किया है, शायद रिश्ता पक्का हो जाने के बाद मिलवा दे। इशिता अपनी आंखें मटकाकर बोली। विजय के मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी और बिचौलिए समेत 7 लोग बैठक में मौजूद थे। चाय पानी के बाद शांभवी को उसकी मम्मी लेकर चली गई। इशिता बेचैनी से कमरे के चक्कर काटने लगी। जब ना रहा गया तो धीरे से बैठक की ओर बढ़ चली। पर्दे की ओर से सोफे में बैठे विजय और शांभवी दिखाई दे रहे थे। शांभवी की नज़र पर्दे की ओर से झांकती इशिता के ऊपर पड़ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और उसे आंखों से वहां से जाने का इशारा किया, जिसे रितिका ने भी देख लिया।
वे तुरंत उठकर खड़ी हो गईं और पर्दे के पीछे आकर इशिता का हाथ थामकर उसे कमरे की ओर खींच ले गई और बोली, क्या कर रही हो? उसका रिश्ता पक्का हो जाने दो, फिर मिलना सबसे। इतनी बड़ी हो गई हो मगर बचपना नहीं गया तुम्हारा। उसके पापा भी पूरा माजरा समझकर कमरे में आ गए। जब मुझे एमबीए के लिए पूना में एडमिशन मिला तो आपने नहीं भेजा, तब मैं छोटी थी और आज कह रहे हैं कि बड़ी हो गई हूँ। देखो, यहाँ मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब तो रिश्ता तय हो जाने के बाद भी तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं, यहीं बैठी रहना। पापा गुस्से में बोले, मैं आऊंगी भी नहीं, मुझे अब बुलाना भी नहीं। कहकर वह अपमानित हो तकिए में सिर रखकर सिसकने लगी। उसके मम्मी पापा उसे वैसे ही छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में समा गई। सारे मेहमानों को विदा कर पूरा परिवार तनाव मुक्त हो बैठक में हास परिहास में व्यस्त हो गया। शांभवी जब कमरे में आई तो इशिता बेसुध सोई हुई थी। कितना सोएगी इशिता? ये मेरे ब्लाउज में फंसी पिन निकाल दे। मेरा हाथ पीठ तक नहीं पहुंच रहा है। ये पिन कहाँ लगा दी तूने? उसने अपनी साड़ी को निकालते हुए कहा। इशिता आंख मलते हुए उठी, सामने शांभवी को साड़ी से उलझा हुआ देखकर हंस पड़ी और बोली, फाइनल हो गया। हाँ, 2 महीने बाद सगाई और शादी साथ ही है, कहकर अपने गले में पड़ी सोने की चेन दिखाते हुए कहा। ये विजय की दादी ने पहनाई है। तुझे भी विजय पसंद आया? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर वालों को तो बहुत पसंद आया। मुझे विजय नहीं, अपनी आज़ादी चाहिए। शादी के बाद घर में मेरी मर्जी चलेगी। अपने मन का खाना, पहनना, बस इससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं आप क्या सोचती हैं दी, मगर मेरी नज़र में आर्थिक आज़ादी ज़्यादा महत्व रखती है। मुझे तो बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगी। ध्यान रहे, ये सोने की चेन कहीं खूंटे से बांधने वाली रस्सी में न बदल जाए। चल हट, पूरा समय बकवास। देखना विजय को मैं कैसे अपने आगे पीछे नचाती हूँ। शांभवी ने अपनी उंगली में चेन को लपेटते हुए कहा। शादी की खरीदारी व अन्य तैयारी के लिए शांभवी का परिवार लखनऊ आ गया। उन 15 दिनों में इशिता को शांभवी और विजय की रस भरी बातें व्हाट्सएप पर पढ़ने सुनने को मिली। सोच रहा हूँ जब तुम मेरे साथ दिल्ली में रहोगी तो मैं रोज तुम्हारे लिए अलग अलग रंग के बुके लाऊंगा और मैं हर शाम अलग अंदाज में सजकर तुम्हें चौंका दूंगी। कभी मराठी, कभी पंजाबी और कभी। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी नशीली हैं। तुम्हें देखते ही मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया है। मैं तो बस यही कहूँगी, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, मेरे संग यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। गलत बात इशिता, तुझे मैंने अपना फ़ोन लहंगे की डिज़ाइन पसंद करने के लिए दिया था, न कि मेरी और विजय की चैट पढ़ने के लिए, कहकर शांभवी ने फ़ोन छीन लिया। सॉरी दी, पर चैट पढ़कर बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या आपको वाकई प्यार हो गया? इशिता ने पूछा। अरे, वह तो यूं ही लिख दिया। अब उसने इतना कुछ लिख दिया, ये क्या बात हुई? मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहती। इतना झूठ मुझसे नहीं बोला जाएगा। मुझे भी बस शादी कर अपने मायके की कैद से बाहर निकलना है। विजय कहता है कि उसे नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है। हम हर साल एक नई लोकेशन में फोटो शूट करते मिलेंगे। और बीएड का क्या? देखा जाएगा, मन करेगा तो पूरा कर लूंगी। देखती हूँ। अगर आपको अपना शादी में इतना रोमांस, सैर सपाटा और उन्मुक्तता मिल गई तो शायद शादी के प्रति मेरी धारणा भी बदल जाए। शादी होते ही 15 दिन तो शांभवी ने संयुक्त परिवार में घूंघट के भीतर ये सोचकर बिता दिए कि दिल्ली जाते ही वे इन सब बंधनों से आज़ाद हो जाएगी। मगर दिल्ली पहुंचकर उसके सारे सपने भरभरा टूट गए। विजय बेहद लापरवाह और आलसी इंसान निकला। पूरे घर में सामान फैला कर रखता, घरेलू कार्य में मदद करने को अपनी तौहीन समझता, उसकी वेस्टर्न ड्रेस को लेकर भी टीका टिप्पणी करता। हनीमून के लिए हिल स्टेशन का प्रस्ताव रखने पर बोला, हनीमून तो वो जाते हैं जो अपने परिवार की बंदिशों में रहते हैं। हम तो यहाँ आज़ाद पंछी हैं, हमें कहीं जाने की क्या ज़रूरत? तुमने तो कभी दिल्ली भी नहीं देखी है। वीकेंड में तुम्हें अलग अलग जगह जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम सब आराम से घुमा दूंगा। शांभवी मन मसोस कर रह जाती। इशिता अभी भी उत्सुकता से उसके फ़ोन का इंतज़ार करती, मगर शांभवी हाँ हूँ ठीक है कहकर बात टाल जाती।
शांभवी की शादी अच्छे से संपन्न होते ही भानु प्रताप ने इशिता की कुंडली रिश्तेदारों के माध्यम से अनेक जगह भिजवा दी। दो चार जगह से अच्छे प्रस्ताव भी मिल गए। फिर क्या था, भानु प्रताप अपनी पत्नी रितिका के पीछे पड़ गए। सुनो, तुम इशिता को एक दिन बैठाकर अच्छे से समझाओ। इतने अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। अभी उसकी उम्र कम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रिश्ते मिलने भी कम हो जाएंगे। जब इशिता पहले जॉब करना चाहती है तो उसे कर लेने दो, फिर रिश्ते भी देख लेंगे। रितिका ने समझाया। तुमने भी तो शादी के 4 महीने बाद ज्वाइन किया था, वैसे भी वह भी कर लेगी। भानु प्रताप लापरवाही से बोले। आपने कभी ध्यान भी दिया कि ससुराल और नौकरी के बीच तालमेल बैठाने में मुझे कितनी मुश्किल होती थी। आप तो हाथ झाड़कर बाहर निकल जाते थे। सारी बातें मुझे ही सुननी पड़ती थी। रितिका का मन कड़वाहट से भर गया। एक लड़का रेलवे में इंजीनियर है, दूसरा एमबीए है। सालाना 24 लाख का पैकेज है। कुंडली और फोटो देखकर दोनों परिवार सहमत है। तुम बस इसे राजी कर लो तो मैं उन लोगों को अपने घर आमंत्रित करूं। भानु प्रताप ने रितिका को समझाया। मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। जब आपको पता है वह अभी शादी करने को राजी नहीं है तो आपने बिना बताए उसके फोटो और कुंडली क्यों भेजी। बेकार बहस न करो। इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे नहीं मिलता। भानु प्रताप ऊंची आवाज में बोले। रितिका बहस में न पड़कर वहां से उठकर रसोई में चली गई। थोड़ी देर में इशिता भी रसोई घर में आ गई। मम्मी, मैं क्या सुन रही हूँ, पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। आपने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे पापा हमेशा अपनी मर्जी ही तो चलाते आए हैं इस घर में। सब आपकी वजह से हुआ है। आप कभी दमदार आवाज में विरोध नहीं करती है ना, इसी बात का फायदा पापा को मिल जाता है। इशिता की बात सुनकर रितिका को एक झटका लगा। इशिता सही कह रही है। वो कभी भी किसी बात का विरोध ही नहीं करती, बस समझौता ही करती आई है। एक हफ्ता तो यही तमाशा चलता रहा। भानु प्रताप और इशिता दोनों ही रितिका से एक दूसरे की शिकायत करते रहते। एक दिन परेशान होकर रितिका ने दोनों को आमने सामने बैठा दिया और बोली, जो तुम दोनों मुझसे कहते रहते हो कि इसे ये बता दो, उसे ये बता दो, आज फुर्सत में हो, आमने सामने बैठकर बात कर लो कि लड़के वालों को क्या जवाब भिजवाना है। भानु प्रताप ने इशिता से कहा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। इशिता सहमत हो गई। भानु प्रताप ने उसे दोनों रिश्तों के विषय में समझाया। उन दोनों युवकों का बायोडाटा, फोटोग्राफ, पारिवारिक रहन सहन के विषय में बताया। इशिता अनमनी से सुनती रही। पापा की बात समाप्त होते ही बोली, आप भाई को अभी कितने साल और तैयारी के लिए देने जा रहे हैं। कम से कम 3 साल तो देने ही पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है आईएएस बनना। तो ठीक है, मुझे बस साल भर का समय दे दीजिए, फिर मैं आपकी बात मान जाऊंगी। साल भर कोई रिश्ता इंतजार नहीं करेगा। नौकरी के लिए आवेदन करती रहना शादी के बाद। कहा ना कि पहले नौकरी करूंगी फिर शादी की सोचूंगी। मन करेगा तो करूंगी, नहीं तो खुद कमाऊंगी, खुद पर उड़ाऊंगी। इशिता ने लापरवाही से कहा। ये क्या बकवास है रितिका, तुम इसे कुछ समझाती क्यों नहीं। पिता पुत्री जब भी आमने सामने आते बहस शुरू हो जाती। रितिका ने भी उनकी बहस के बीच बोलना बंद कर दिया। इशिता ने अपना लक्ष्य केंद्रित कर लिया। वह हर दिन कम से कम 5-6 कंपनियों में आवेदन करती। उस दिन वह सुबह से साक्षात्कार में व्यस्त थी। शाम को चाय का कप पकड़कर वह सोच में बैठी थी कि पिछले 15 दिनों में हुए साक्षात्कार के परिणाम भी अब जल्द ही आने शुरू हो जाएंगे। उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार उसे नौकरी मिल ही जाएगी। तभी सामने से पापा को बिस्कुट का डब्बा लाते देख वह समझ गई कि फिर से उसे शादी के लिए फुसलाने को पापा बिस्कुट का सहारा लेकर आ रहे हैं और उसी विषय पर चर्चा करेंगे। उसका सिर अब भारी हो चला था। सुबह से लैपटॉप पर आंखें गड़ाए वह थक चुकी थी। पापा से बहस कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। अतः वहां से उठकर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। भानु प्रताप भी सब समझ गए। अपनी बेटी की जिद देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया तो वहीं से जोर जोर से बोलने लगे। एक शांभवी है, अपनी ससुराल वालों का उसने जाते ही दिल जीत लिया। अपनी गृहस्थी में रच बस गई है, किसी से उसे कोई शिकायत नहीं। उसके माँ पापा भी निश्चिंत हो गए हैं। एक हम हैं, इतने अच्छे रिश्ते पकड़कर बैठे हैं, रोज लड़के वालों से संपर्क कर उन्हें रोके हुए हैं, मगर हमारी बेटी सबसे ज्यादा जिद्दी है।
शांभवी को देखो, उसे तो बीएड कर करियर बनाने की नहीं पड़ी है, एमबीए कर दिमाग खराब हो गया है इसका। बरामदे तक आ रही बड़बड़ की आवाज से ध्यान हटाने के लिए वह फोन कर मेल चेक करने लगी। एक मेल को पढ़कर वह उछल पड़ी। उसे एमएलसी में जॉब मिल गई थी। उसने मम्मी पापा को यह खुशखबरी देने के लिए बरामदे से अंदर झांका तो उसे मम्मी सिर पकड़कर बैठी दिखी और पापा फोन पर अच्छा, हाँ, फिर लगातार बोलते हुए दिखे। क्या हुआ? उसने रुआंसा मुंह लेकर बैठी रितिका से पूछा। श्श। भानु प्रताप ने उसे चुप रहने को कहा। वे सोफे पर बैठ गई। फोन के बंद होते ही भानु प्रताप चुपचाप दूसरे सोफे पर बैठ गए। कोई कुछ बोलेगा? उसने अपने मम्मी पापा से पूछा। शांभवी के घर पुलिस आई थी और उसके पति की पिटाई करके गई। मम्मी ने कहा। क्या? मगर क्यों? पड़ोसियों से झगड़ा हुआ क्या? इशिता ने पूछा। विजय और शांभवी की बहस हो गई थी तो विजय ने हाथ उठा दिया। शांभवी सामने दीवार से टकरा गई। उसके माथे से खून निकलने लगा। उसी समय दोनों भाई शांभवी से मिलने उसके घर पहुंच गए। शांभवी की हालत देखकर दोनों ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने आकर विजय की ठुकाई की, फिर शांभवी के कहने से छोड़ दिया, वरना वे विजय को घरेलू हिंसा एक्ट में थाने ले जाने को तैयार थे। भानु प्रताप एक सांस में बोल गए। अब शांभवी बता रही है कि वह तो पहले भी एक दो बार हाथ उठा चुका है, मगर इसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। कह रही थी कि ये सब बताकर आप लोगों को परेशान नहीं करना चाह रही थी। रितिका ने कहा। बेवकूफ़ है। वह कहती थी कि शादी के बाद घूमने फिरने और मन मर्जी करने की आज़ादी मिल जाएगी। मिल गई उसे आज़ादी। पिता के पहरे से निकली तो पति की बंदिशों में कैद हो गई। मैंने कहा था बीएड कर लो, जॉब पकड़ लो, आर्थिक आज़ादी तभी मिलेगी, मगर मैडम को तो शादी करनी थी, इशिता ने बौखलाकर कहा। रितिका ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मुझे ग्रेटर नोएडा में जॉब मिल गई है, सालाना 7 लाख का पैकेज है। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी पापा। जब मेरा मन होगा मैं तभी शादी करूंगी, चाहे 1 साल बाद हो या फिर 4 साल बाद। ये कहकर उसने पापा की प्रतिक्रिया जाननी चाही। भानु प्रताप ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम ठीक कहती हो बेटा, खूब तरक्की करो, सदा सुखी रहो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।